तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। बेसिकली आज की जो क्लास रहेगी वो डिपेंड रहेगी कंपोजिशन पे। कंपोजिशन का अर्थ है कि जो हमारा वायुमंडल है वो वायुमंडल किसका बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप बात करें कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है कि ये एक गैसियस, एक या फिर हम कह सकते हैं कि गैसीय आवरण है जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी की चारों ओर फैला हुआ गैस युक्त जो आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक सिंपल सी परिभाषा देकर हम वायुमंडल को बता देते हैं, लेकिन केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि इस वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। क्या केवल गैस ही है जो इस वायुमंडल का निर्माण करती है, या फिर गैस के अलावा भी कुछ ऐसे भी अन्य तत्व पाए जाते हैं जो मिलकर इस वायुमंडल का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ या फैला हुआ या घेरा हुआ गैसों का एक विशाल आवरण, जो पृथ्वी का अखंड अंग है। अखंड अंग का अर्थ हो गया कि वह उससे जुड़ा हुआ है और उससे अलग नहीं होता है, और जो चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु यानी हवा, मंडल यानी जॉन, हवाओं का एक जॉन जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए। लेकिन केवल हवा ही नहीं होती है, हवा के अलावा भी इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, यह वायुमंडल कितना ऊंचा है, उसके बारे में सबसे पहले हम थोड़े से और दूसरे फैक्ट्स जो इससे जुड़े हुए हैं। क्रिचफील्ड कहते हैं कि वायुमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में, यानी आज जो हम वायुमंडल देखते हैं वो आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व या 60 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी जिस समय कैम्ब्रियन युग था उस समय ये हमारे यहाँ इस प्रकार का स्वरूप उत्पन्न हुआ या इस प्रकार से दिखता है। वायुमंडल का कितना भार है, तो 5.6 इंटू 10 की घात 25 टन के आसपास इसका भार माना जाता है, और इसके भार का लगभग आधा भाग 5,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी अगर विस्तार की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो काफी अधिक है, जिसे आंकड़ों में नहीं बताया जा सकता। इसी प्रकार से इसकी ऊंचाई 5,500 किलोमीटर तक हम जब पहुंचते हैं तो वायुमंडल का लगभग 50% भाग हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जितने भी आधुनिक अनुसंधान हुए हैं उसके आधार पर पता लगा है कि वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई का विस्तार जो है वह 16,000 किलोमीटर से लगाकर 32,000 किलोमीटर के बीच तक पाई जाती है। वायुमंडल का 50% जो भाग है उसके 51/2 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिल जाता है। 75% भाग जो है वह 16 किलोमीटर तक देखने को, ये 12 किलोमीटर है, 12 है। 99 जो है परसेंट जो भाग है 32 किलोमीटर तक, यानी धरातल से हम 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो 99% जो है आपका एटमोस्फेयर आपको देखने को मिल सकता है। तो ऊंचाई के संदर्भ में अलग अलग प्रकार से व्यक्त या आंकड़े बताए जा सकते हैं। हम एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से, कि जैसे कि ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं या अर्थ के चारों तरफ का जो भाग है वहां पर हमें हमारा वायुमंडल देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर अर्थ बना देता हूँ, ये अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ अर्थ का शेप कुछ इस प्रकार सा है, इसलिए मैं इस प्रकार से इसको बना देता हूं। और जो रेड लाइन है वो इंडिकेट कर रही है इसके एटमॉस्फेयर को। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है, या फिर हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेयर्स देखने को मिलते हैं। लेयर्स देखने को मिलते हैं कहने का अर्थ होता है कि हम इस प्रकार से अगर अर्थ के
ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो हमें कई प्रकार के लेयर्स देखने को मिलती हैं। उन लेयर्स को अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। एक लेयर्स ये होगी, उसके बाद ये लेयर्स, उसके बाद एक और लेयर, और फाइनली हम पहुंच जाएंगे सन की तरफ। यानी हम जब सूरज की तरफ बढ़ते हैं तो सूरज की तरफ बढ़ते समय हमें इस प्रकार की लेयर्स को पार करना पड़ता है। लेकिन ये तो रहा लेयर का सिस्टम, इसको हम कंपोजिशन के अलावा जो स्ट्रक्चर का जो टॉपिक आएगा उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसका आयतन की बात कर रहे हैं कि लगभग 97% जो है या 99 जो परसेंट है वो 32 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अर्थ से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, और ऊंचाई पर जाने पर हम जब धरातल से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का लगभग हमें 99% जो है वो भाग यहीं पर मिल जाएगा। यानी ज्यादातर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ही फैला हुआ। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है कि किस प्रकार से। अब बात करें कि जो ये हाइट है वो किस प्रकार की, तो ये आपका एक्सपेक्टेशंस है कि अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के बारे में अगर हम बात करें कि वायुमंडल किस प्रकार से पृथ्वी को घेरा हुआ है, तो इस चित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि हम हमेशा सोचते हैं कि जो समान दूरी, देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान। कहने का अर्थ है कि अगर हम कहें कि हमारा जो पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ जो हमारा वायुमंडल है वो वायुमंडल किस प्रकार से घिरा हुआ है, तो हम इस प्रकार से वायुमंडल बना दें और वायुमंडल के बारे में कहते हैं कि ये वायुमंडल है, और इस वायुमंडल के चारों तरफ इस प्रकार से समान दूरी में या समान ऊंचाई में हमारा वायुमंडल फैला हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती है, स्थिति थोड़ी सी विपरीत होती है। इस चित्र को, रियलिटी वाले चित्र को आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि वास्तव में जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल ध्रुवों पर बहुत कम ऊंचाई रखता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यानी लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है या शोभ मंडल कहा जाता है, वो 6 किलोमीटर की अबव तक हाइट तक पहुंचते हैं। तो वहां आपको ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोफॉज जो इसकी लास्ट जो बाउंड्री है वो देखने को मिलेगी। और वहीं अगर इक्वेटर पर इसके देखेंगे तो ये आपको लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। तो वायुमंडल के अंतर्गत कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि जो वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। यानी अगर हम पृथ्वी के इक्वेटर पर देखें, यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं पोलर पर और एक हमारा इक्वेटर यानी हम भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, तो जो हाइट है, एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो कितनी रहेगी, तो उसके बारे में है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो रहेगा आपको एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट बाउंड्री है ट्रोपोपॉज वो 6 किलोमीटर तक मिल जाएगी। लेकिन यही आपको 16 किलोमीटर पर देखने को मिलेगी। यानी इक्वेटर पर वायुमंडल काफी ऊंचाई तक मिलता है और ध्रुवों पर आपको वायुमंडल बहुत कम ऊंचाई पर मिलता है। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल है वो इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि ध्रुवों के बिल्कुल पास में है लेकिन यहाँ से काफी अधिक दूरी रखता है। धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। वायुमंडल का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार से बना हुआ है, तो हमने कहा कि जो हमारा वायुमंडल है वो मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो चारों तरफ से गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए। अब वायुमंडल किस प्रकार से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि जो ग्रेविटनल जो फोर्स है, यानी जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, उसके कारण ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ या पृथ्वी को चारों ओर से
घेरा हुआ, इस कारण वो पृथ्वी से चिपका हुआ रहता है। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो मिलकर इस वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो है गैस। कि वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कुछ गैसियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो मिलकर इस वायुमंडल की रचना करते हैं। इसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, यानी जल वाष्प पाए जाते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं, और कुछ ठोस रूप में एरोसोल्स पाए जाते हैं। एरोसोल्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कणों के बारे में बात करेंगे। कुछ धूल के होंगे, कुछ नमक के होंगे, कुछ राख के होंगे, कुछ धुएं के होंगे, और कुछ उल्कापिंड के कण होंगे। तो 3 प्रकार के, यानी आपको यहाँ पर गैसियस फॉर्म में विभिन्न प्रकार की गैसेज मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में आपको वाटर फॉर्म वेपर्स देखने को मिलेंगे, और धूल कण के रूप में आपको कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे एरोसॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के तत्व मिलकर आपके वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में, यानी वायुमंडल की जो अपर लेयर्स है, वहां पर गैसों का अनुपात इस प्रकार परिवर्तित होता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है शून्य होती है। यानी जो गैसेस जो है वो कांस्टेंट न रह सकता है, उसमें वेरिएबल्स पाया जाता है। यानी कुछ गैसेज जो होती है वो कांस्टेंट होती है, कुछ गैसेज जो होती है, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम जैसे कि पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पर चढ़ते समय हमें ऑक्सीजन की ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सांसें फूल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है हाइट की तरफ जाने पर कम होता है। तो इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें या वाटर वेपर्स की बात करें, वो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक की हाइट तक ही मिलते हैं। यानी CO2 और वाटर वेपर्स आपको अर्थ से ऊपर की तरफ जब आप 90 किलोमीटर अबोव की हाइट पर पहुंचेंगे, तब आपको वहां पर ये वाटर वेपर्स जो है और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेंगे। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन काफी ऊंचाई तक देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि गैसेस जो है वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। गैस को बेसिकली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ गैस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ये परमानेंट होती है। कांस्टेंट या परमानेंट का अर्थ हो गया कि उसका जो परसेंटेज है वो काफी चेंज, उसमें वेरिएबल्स नहीं आते। उसमें जो सिस्टम इस प्रकार का रहता है कि लगभग लेसे दे रखा है कि नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है। तो इसका अर्थ है कि ये जो मात्रा है, ये जो क्वांटिटी है गैस की, वो लगातार स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि ये जो परसेंटेज है ये 80 हो गया या 75 हो गया, ये चेंज नहीं होता है। इसलिए इन्हें कांस्टेंट कहते हैं, यानी स्थायी गैसें कहते हैं, या स्थिर गैसें इसे कहा जाता है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो अपना जो परसेंटेज है वो घटा देती है या बढ़ा देती है, नेचुरली भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे गैसें होती हैं, उन्हें हम परिवर्तनशील गैसें कहते हैं, वो वेरिएबल गैसेस के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर हम गैसेस के नाम पर अगर देखें कि कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, तो अमूमन जब भी आपसे प्रश्न किया जाता है तो हमेशा ही आप कहोगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन पाई जाती है, दूसरी आपकी ऑक्सीजन रहेगी, और थर्ड नंबर पर आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रखते होंगे। लेकिन जैसा कि आप सारणी या जो इंडेक्स दे रखी है उसके माध्यम से देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाया जाता है हमारे वायुमंडल में गैस का, वो है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78.08%। ये थोड़ा सा वेरिएबल्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्का फुल्का सा फर्क आ सकता है। तो नाइट्रोजन जो है लगभग 78% आपके आप रफली कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज आपके पाया जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन आपके 20.95 या 21% आपको इसको देख सकता है। 21 जो परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन का पाया जाता है। और थर्ड वन जो है वो है ऑर्गन। ऑर्गन गैस का जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 1% के आसपास रहता है, यानी 0.93% पर हमारी ऑर्गन गैस पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे CO2 कहा जाता है, वो 0.03 पर रहती है।
0.03 पर रहती है। अब अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत तो लगभग 99% जो होता है, किस प्रकार से तीनों को अगर जोड़ लीजिए, जैसे कि 78 और ये हो गया 20, 78 और 20 ये होगा 98, 98 और 9.99। ठीक है, तो इसको भी 1 कर लेते हैं, तो 1 कर लेता है तो लगभग ये हो जाता है आपके 99, 99.9% पर केवल 3 गैसें हैं। तीनों को आप जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 99.9% पर आपकी ये 3 गैसें जो है मिलकर हमारे वायुमंडल की संरचना बनाते हैं। बाकी का जो 0.1% है, 0.1%, वो ये सारी की सारी दूसरी जो गैसें होती हैं वो मिलकर बनाती हैं। अब हम बात करते हैं कि स्थिर गैसें कौन सी है और परिवर्तनशील गैसें कौन सी है। तो स्थिर गैसें और परिवर्तनशील गैसों के अंतर्गत फर्स्ट जो 3 है वो कांस्टेंट है। फर्स्ट 3 गैसेस जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात इनकी जो मात्रा होती है, इस गैसों की मात्रा या प्रतिशत जो है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, उसमें वेरिएबल्स नहीं आते, चेंजेस नहीं देखने को मिलते। वहीं बाकी की ये जितनी भी जो गैसेज है, यहाँ पर केवल 10 गैसेज दे रखी है, बहुत सारी गैसें और भी होती है। तो 10 गैसों का अगर में से अगर 7 गैसें इनको देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन, ये जो गैसेज है ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। इसमें से 2 गैसों का बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में अगर हमें बढ़ानी है तो हम कार्बन को जलाना शुरू कर दें या पेड़ों को काटना शुरू कर दें। तो पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो काटने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्जर्व करते हैं, जो भोजन के रूप में इस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं पौधे। आप पौधों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंज्यूम होना कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। दूसरा, व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है या विभिन्न फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री से निकलने वाली जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से ये स्थिर नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरी गैस का अगर एक उदाहरण ले लें तो है आपका ओजोन। ओजोन डिप्लेशन तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि ओजोन के अंतर्गत ओजोन की मात्रा जब कम हो जाती है तो वो हमारे लिए कितनी हानिकारक होती है कि यूवी रेज को ये साफ करती है। तो यूवी रेज का साफ होने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ओजोन जो है उसकी मात्रा घटती है या बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गैसें हैं उन गैसों की जो मात्रा है वो कुछ गैसों की मात्रा बढ़ती और घटती रहती है और कुछ मात्रा गैसों की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। जो स्थिर रहती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं और जो घटती बढ़ती रहती है उसे हम वेरिएबल गैसेज के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार से जो गैसेज है हमारे वायुमंडल के अंतर्गत पाई जाती है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे और हर एक गैस की क्या भूमिका है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको हम समझते हैं। यहां तक क्लियर। सबसे पहले हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है, क्या नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में हर एक का एक रोल होता है, जैसे कि परिवार में हर एक सदस्य का कोई न कोई रोल होता है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी प्रमुख रोल होता है हमारे वायुमंडल में। तो परसेंटेज है लगभग रफली कहें तो 78% तक इसका परसेंटेज पाया जाता है। ये गैस थोड़ी भारी होती है, ये गैस भारी होती है। अब भारी है इसका मतलब क्या होगा कि वो उड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं तो वो पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल का जो लोअर एरिया है वहां पर हमें ये देखने को मिलेगी। तो भारी गैस है, वायुमंडल में इसका 78% पाया जाता है। ये जैविक रूप से निष्क्रिय व भारी गैस है। निष्क्रिय का अर्थ होता है ये किसी दूसरी गैसों के साथ मिलकर एक तीसरी गैस को डेवलप नहीं करती है। ठीक है, उसको हम इनएक्टिव या निष्क्रिय गैस के नाम से जानेंगे। भारी गैस है इसका मतलब हो गया कि ये आपको मोस्टली ये गैस आपको अर्थ के स्ट्रक्चर के आसपास, अर्थ के बाहर यानी क्रस्ट से जैसे हम एटमॉस्फेयर की तरफ या बाहर जो एग्जोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो आपको
इसका हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो अर्थ की कम हाइट पर ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे इसकी जो मात्रा है वो कम होती देखने को मिलेगी। इसका चक्रण होता है यानी साइक्लिंग होता है। साइक्लिंग किस प्रकार से होता है, तो वायुमंडल से ये मृदा मंडल यानी जो आपका पेडोस्फेयर कह सकते हैं, जिसको मिट्टी कहते हैं, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी से ये जीवम, यानी वायुमंडल से मिट्टी प्राप्त करेगी, मिट्टी से ये जीव में जाएगी। तो क्या जीव डायरेक्टली इसे ग्रहण नहीं कर सकता? जी हाँ, वायुमंडल से डायरेक्टली हम नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने सांस ली और नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और हम नाइट्रोजन से हमारे शरीर की ग्रोथ को डेवलप करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इसका एक सिस्टम चलता है। सिस्टम किस प्रकार से कि यहाँ पर सबसे पहले ये गैस किसमें है, ये हमारी गैस है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से ये चली जाएगी आपके सॉइल में, मिट्टी के अंदर, मिट्टी से ये सीधी पहुंच जाएगी विभिन्न प्लांट्स में, और जो प्लांट्स है उस प्लांट से ये पहुंचेगी एनिमल्स में, एनिमल्स जिसमें मैं ह्यूमन को भी शामिल कर रहा हूं, और एनिमल्स से वापस रिलीज होकर किस में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस हो गया। ये साइक्लिंग प्रोसेस से एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर बढ़ रही है। इस प्रकार से इनका चक्रण चलता है, यानी साइक्लिंग इसका चलता रहता है। बढ़ते हैं आगे। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। एक छोटा सा जीव होता है, वो जीव क्या करता है कि नाइट्रोजन को ग्रहण करता है डायरेक्टली, ठीक है, और उसको प्लांट्स को देता है, और प्लांट से हम इसे ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में नहीं होता तो हमें जो पवने हैं, जो विंड है, उसके पावर के बारे में नहीं पता चलता, उसके प्रेशर के बारे में नहीं पता चलता, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके बारे में भी नहीं पता चलता। दूसरी और क्या विशेषता है कि नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता, नाइट्रोजन गैस का किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, और नाइट्रोजन गैस की कोई गंध नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती। तो स्मेल लेस होती है, कलर लेस होती है, और स्वाद रहित होती है। ये इस गैस की विशेषता है। ये क्यों आवश्यक है कि अगर ये गैस नहीं होती तो जो वस्तुएं हैं वो जो जलने लगती है वह काफी तेज गति से जलती। यानी अगर नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में नहीं होता तो क्या होता कि जितनी भी जो कभी भी आग लग गई तो आग लगने के बाद आग काफी तेज गति से लगती, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन करती है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो काफी तेज गति से आग जलेगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा के लिए की उत्तरदायी है। यानी इस गैस के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं और उससे एसिड रेन की संभावना बढ़ जाती है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सिंबल्स क्या होता है, किस प्रकार से इसका नाम, वेट कितना होता है, और किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि राइजोबियम होता है, तो राइजोबियम ये पौधों की जड़ों के अंतर्गत इस प्रकार से पाया जाता है। ये डायरेक्टली प्राप्त करता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, और उसको रूट्स के माध्यम से आपके प्लांट्स की जो लीफ है, जो पत्ते हैं, फूल है, या फल के रूप में इसे वापस यूज कर लेते हैं। ये आपके अर्थ के लगभग 120 किलोमीटर तक की हाइट तक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ नाइट्रोजन की कुछ विशेषता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीवनदायी गैस जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वायुमंडल में इसका आयतन लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। प्राणदायिनी गैस है, ये भी भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण ये भी वायुमंडल के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी। यह गैस ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होती है, पादपों द्वारा संश्लेषित की जाती है। संश्लेषित का अर्थ हो गया कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से CO2 और प्रकाश का प्रयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और बदले में हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं।
ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगर धरातल पर ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता? ये मेरा प्रश्न है आपके सामने कि अगर मान लीजिए कि धरातल पर ऑक्सीजन न होती तो क्या होता? सोचकर बताइएगा कि एकदम से अगर ऑक्सीजन धरातल पर समाप्त हो जाए कि आप सोए और उठे, ऑक्सीजन खत्म, तो क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न आप दीजिएगा जवाब। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की महत्ता आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सघनता है। ऑक्सीजन धरातल से जब हम 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाते हैं, वहां से तक बहुत अधिक पाई जाती है, और धरातल से 64 किलोमीटर तक जाए तब आपको ज्यादातर कह सकते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज देखने को मिल सकता है। हाँ, बढ़िया जवाब आया। सब मर जाएंगे, इससे भी बड़े इंटरेस्टिंग जवाब है, तो आप सर्च कीजिएगा किस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सिंबल O2 कहते हैं इसे। ठीक है, एटॉमिक वेट क्या होता है ये साइंस वाले देखें। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, CO2। तो CO2 नहीं होती तो जैवमंडल नहीं होता, क्योंकि ये पौधे इसकी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योग रहता है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधों का भोजन है। अब पौधों का भोजन खत्म हो गया तो मतलब प्लांट्स अगर प्रभावित होता है तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहने वाले प्लांट्स को वैसे बेसिकली हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और प्रोड्यूसर्स पर जो डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर फर्स्ट जो होता है वो शाकाहारी होता है, कंज्यूमर सेकंड जो होता है वो मांसाहारी होता है, और कंज्यूमर जो थर्ड होता है उसे सर्वाहारी, ओमनीवायरस के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसी प्रकार से कंज्यूमर्स डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंज्यूमर्स भूखे मरेंगे। उसी प्रकार से अगर पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो जीव मरेगा, पौधे मरेंगे तो जीव मरेगा, बकरी मरेगी, गाय मरेगी, खरगोश मरेगा, हर प्रकार का जानवर मरेगा, और उस पर डिपेंडेंट रहने वाला मनुष्य मरेगा। तो कहने का अर्थ होता है कि जो जैव मंडल है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। अगर जैव मंडल हो तो जरूरी है कि ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो। ये पादप में क्लोरोफिल, जल तथा जो पादप होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ से आती है। तो विभिन्न प्रकार के जो फॉसिल्स जो फ्यूल्स है, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे कोयला ले लीजिए, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, चाहे डीजल ले लीजिए, चाहे केरोसिन ले लीजिए, उसको जलाने से प्राप्त होता है। फिर दूसरा कहाँ से प्राप्त होता है कि जितने भी जो पादप है या जो जंतु कोशिकीय के जो जीव है, वो जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम चलता है, श्वसन की प्रक्रिया से हमें प्राप्त होता है। पादप इसे रिलीज करते हैं और हम उसे कह सकते हैं उसे ग्रहण करते हैं। इसके अलावा भूगर्भिक क्रियाओं के माध्यम से, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना देखा जाता है। कई कारणों से कह सकते हैं कि इस गैस की जो सांद्रता है में वृद्धि होती है, तब ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर CO2 का जो परसेंटेज बढ़ेगा तो वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया घटित होगी। CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो प्लांट्स तो करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसे एब्जॉर्ब करते हैं वो करते हैं समुद्री शैवाल, जिसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वो ही उत्सर्जित करता है। जो महासागरों में रहने वाले छोटे छोटे से जो पौधे होते हैं वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे भारी गैस है, इसलिए अर्थ के लेयर पर सबसे निचले लेवल पर आपको ये देखने को मिलेगी। हाईएस्ट जो इसकी हाइट है 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर की हाइट से अबव जाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का साइकिल किस प्रकार से चलता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं हम ओजोन की। ओजोन सर्वाधिक सांद्रण जो पाया जाता है 20 से 35 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे धरातल की सुरक्षा करती है। ओजोन लेयर में एक छेद यानी डिफ्लेशन की जो समस्या आ रही है, जो एक वैश्विक समस्या के रूप में देखी जा रही है। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे एक जॉय फॉरमैन ने सबसे पहले पता लगाया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो लेयर है उसमें इस प्रकार का छेद आ गया है और उसको दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के रिलीज पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसे नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है। तो ये सारी जो गैसें होती हैं वो हमारे वायुमंडल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट वाटर वेपर्स का रहेगा, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा।